आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हुजूर अपनी रविश पे गौर कीजिए, ये खलकत आपसे बेजार क्यों है? वो हाकिम जिसको मर जाना है एक दिन, खुदा होने का दावेदार क्यों है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। और बेंच ने आज समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया था और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें मंजूर कर लीं। और फैसला सुनाए जाने के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी। और इस ज़मन के अंदर आमिर डोगर साहब सबसे पहले उठे हैं और वो रोस्टम पे गए हैं और रोस्टम पे जाके उन्होंने ये कहा है कि फैसला आने के बाद कोई यहाँ पे नारेबाजी नहीं की जाएगी। इस मौके के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, फैसल जावेद साहब थे, शानदाना गुलजार साहिबा थी, पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें थीं, शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया थी और कुरैशी साहब की बेटियां भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने साइफर केस का फैसला आने के बाद गुफ्तगू ये की है। उन्होंने कहा है कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है और आज अवाम ने यह देख लिया है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आप ये देखिए कि ये वो केस है कि जिसके अंदर मौजूदा ये जो हुकूमत वक्त है उसने ये कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहिए और इसे बुनियादी केसेस के अंदर शुमार किया जाता था। यानी इस केस को, तोशाखाना के केस को, 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट वाले केस को, इनको बुनियाद समझा जाता था। वहां पे क्या हुआ? अलकादर ट्रस्ट वाले केस में जमानत है। अगर आप देख लें तोशाखाना केस, उसमें जमानत है, लेकिन तोशाखाना केस में एक और नया रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। ये साइफर केस जिसे इन सारे केसेस की मां करार दिया जाता था, उसके अंदर बर्रियत देखने में आ गई है। वो केस जो इद्दत के निकाह वाला केस है, उस केस का जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उसी दिन ही उस केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की दरखास्त दे दी जाती है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि जब शहादतें कलम बंद हो चुकी हों, तमाम जो गवाहान हैं वो अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हों, तमाम दलाइल दिए जा चुके हों, उस पर रिमार्क्सेस आ चुके हों और उसके बाद जब फैसला महफूज कर लिया गया हो तो अखलाकी तौर पर वो फैसला सुनाना ही बनता है। लेकिन एन मौके के ऊपर कि जब पहले एक उज़र पेश किया गया था खावर मानिका साहब की तरफ से और उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, तो उस वक्त उनकी उस दरखास्त को रद्द कर दिया गया था। लेकिन बाद के अंदर उसी दरखास्त को एंटरटेन करते हुए कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि अब ये दूसरी बार कह रहे हैं कि मेरा सुनना बनता नहीं है, किसी और को ट्रांसफर कर दें। तो आज के दिन वो किसी और जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया है बहुक्म चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब। लेकिन साइफर के हवाले से साबिक डीजी आईएसपीआर यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। अब इस केस से बरी होने के बाद सवाल पहला कि क्या साइफर हकीकत थी या ड्रामा था? दूसरा सवाल, क्या एग्जेक्टिव के पास इख्तियार है अपने पास ऐसी कोई भी चीज रखने का या नहीं? तीसरा सवाल, अगर साइफर गुमा था तो मिला कहां से? चौथा सवाल, अगर साइफर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई क्यों? पांचवा सवाल, अगर यह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की हर्जा सराई थी तो इस फैसले के बाद अब क्या मंजरनामा होगा? हम किस जगह पे जाके खड़े? 200 से ज्यादा केसेस, रफ्ता 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 रफ्ता, अगर किसी के अंदर सजा भी है तो बड़ी कोर्ट से उसकी जाके रिहाई क्यों मुमकिन हो रही है, बर्रियत क्यों मुमकिन हो रही है, जमानत क्यों मुमकिन हो रही है? यह सवाल है। क्या प्रोसिक्यूशन नाकाम थी? और यह बाकायदा तौर पे क्यों लगता है हर केस के अंदर कि प्रोसिक्यूशन ने जानबूझ के लूप होल्स छोड़े हुए थे? यानी मैंने पहले भी एक बात की थी कि एक ही शख्स एक ही वक्त में एक ही जगह पे हो सकता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं हो सकता। छलावा नहीं है, हां वो मुख्तलिफ जगहों पे जाहिरी तौर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन एक ही जगह पे अगर मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं मैं आपके रूबरू पेश हूं, लेकिन जाती हैसियत में लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे जाहिर किया गया। यानी 1 घंटे में अगर वो लाहौर शादमान के अंदर मौजूद है, वहां पे थाने के अंदर जलाओ घेराव किया है, तो अगले ही घंटे के बाद वो यहां से 300 किलोमीटर दूर जाके वहां पे जो है वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर वो वहां से उठता है और किसी और जगह पे जाके सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है। आज जो है जो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जा सकते थे,
इन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये गलत उसका इमेज बनाया गया हमारे उस फैसले का। अब उस पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ एतजाज एहसन साहब है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जल्दी जेल से बाहर ना आने की पेशीन गोई की है। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाला मामला जो है वो नुकसान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बात हर से करो, लेकिन मानो किसी की भी ना। इमरान खान साहब ने काफी सख्त पॉलिसी बनाई हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जज पीटीआई का है, ये जज हुकूमत का है, ये जज आजाद है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने बीच में एक बात की जिससे मुझे मुस्तकबिल करीब के इशारे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनसे मिल लेना चाहिए उन्हें, और आसिफ अली जरदारी साहब कोई रास्ता निकालेंगे जो बेहतरी के लिए होगा। यानी बैकएंड के ऊपर एक प्लॉट बन रहा है, एक हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि जरदारी साहब के थ्रू एक पैचअप करवाया जाए, उस पैचअप के बाद सूरत हाल को किसी हद तक नरम करवाया जाए। लेकिन जहां पे ना समझने की बात हो, जहां पे ऐसा उनसर मौजूद हो कि आप किसी दूसरे की सुनना चाहें, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें कि सियाचिन इमरान खान, इस तरह लिख के सर्च करें, आपको मालूम पड़ेगा लोग वहां पे खड़े हैं सियाचिन में और वो नारे लगा रहे हैं। यानी इतने दूर दराज इलाकों के अंदर भी अगर वो किसी शख्स से मोहब्बत के नारे लगाए जा रहे हो तो फिर हमें किसी एक जगह पर रोकना चाहिए, सोचना चाहिए। बेजा भागने की जरूरत नहीं, बेजा ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, गिर गिर के संभलने की जरूरत नहीं। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर लेते हैं, चलें वो सिम पानी खेलते हैं। यानी अगर मैं ये कह दूं फ्रीज, अगर हमें सारे कह दें फ्रीज, तो सारे ही एकदम के लिए फ्रीज हो जाए। सोचें, दिमाग को कुछ लम्हे के लिए सुकून दें और सुकून देने के बाद उसका कोई नतीजा निकालें कि हमने क्या तफरकाबाजी, हमने पोलराइजेशन, हमने टर्मोइल, हमने केओस, हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या इसी का शिकार होते रहना है? हमारे पास कोई रास्ता है निकलने का? यानी इन फैसलों को बुनियाद बना के देख लें कि क्या हमारे पास कोई है, हम निकल सकते हैं, हमारे पास कोई वे आउट है, कोई सेकंड ऑप्शन है, कोई थर्ड ऑप्शन है, कोई लास्ट ऑप्शन है। अगर लास्ट ऑप्शन भी गुजर चुका है तो फिर हम इस बात के ऊपर मिसर हो जाएंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये फैसले, ये रोजाना की बुनियाद पे ऐसी हेयरिंग, जिस तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं, वही केस जिसको बुनियाद बना के कहा गया था कि पैमरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक आप बराह रास्त जो है वो समात का अहवाल नहीं बता सकते। अब उसी की बुनियाद के ऊपर समातें जो है वो बराह रास्त हुई हैं। अब जो उसमें कमेंट्स हैं वो सुनने क्या है? क्या कोई नरम मिजाजी आई है उसमें? मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं यहां पे बातें होती हैं और इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को कहीं कोई जवाब देना है तो अदालत में आके दे लें। अब ये जो रवैया है, अब ये जो माहौल है, या ये जो अंदर की गर्मी है, या ये जो हमारे तासुरात नजरियात हैं, क्या इसको इंपोज किया जा सकता है? क्या इसको बाय किया जा सकता है? क्या हम हजम करने की कैफियत के अंदर मौजूद हैं या हमारी हैसियत है? और अगर नहीं है तो फिर हमें फ्रीज होना पड़ेगा, फिर हमें बर्फ पानी खेलना पड़ेगा। खेलें, रुकें, सोचें, फिर बढ़ें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।